बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। वो जो लोग आज मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। मुझे मालूम है बेहद उमस और गर्मी बहुत ज्यादा, शुक्रिया, लेकिन इस गर्मी में भी, इस उमस में भी आप यहां पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करण, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, और थैंक यू सो मच विकास, जो चार लोग आपको एंटरटेन भी करते हैं और बहुत सारे मुद्दों में आपके साथ शरीक रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वो सभी लोगों का जो सफेद वस्त्र पहन कर आए हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जो सफेद वस्त्र पहनने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए, कुछ लोग बैठ जाते हैं, बैठ जाए तो बातचीत के साथ। हाँ बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सर आपकी गड़बड़। अच्छा बोलो, कहाँ से आना हुआ? सर मैं पहले भी आया था सर। हाँ तो क्या हो गया? बस एक बार मौका मिला एक और बोलने का, तो बस एक बार और बोलने का। यस सर। क्या काम करते हो बेटा? सर स्टूडेंट हूँ सर, बस जा रहा हूँ, 4-5 दिन में जाने वाला हूँ मैं। कहाँ जाने वाले हो? एमटेक करने। एमटेक करने? हाँ तुम एक बार आए थे, बीच में आए थे, ठीक है। तो इतना बोलने का वो कहाँ से मैटर आ गया तुम्हारे पास एकदम से? हाँ सर, बस अब कहते ना, मरते मरते जो करना चाहो कर दो आदमी। नहीं 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 नहीं, अरे कैसी बात करते हो, मरते मरते क्या? अभी तो ना जाने कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग आए हैं बोलने के लिए, तैयारी करके आए हैं, सफेद कुर्ते में पूरा कलफ करके आए हैं कि एक बार मौका मिल जाए, बस माइक तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आता हूं बेटा, जरूर तुम बोलो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही था। जो लोग आज मौजूद हैं उनसे तारुफ करा देता हूं मैं। यासिर खान साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एसके दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जी, थैंक यू सो मच। नवल उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अमित श्रीवास्तव जी, तमाम इन सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को भैया जी कहीं में एक बार फिर से मैं जोड़ने के लिए यहां पे हाजिर हूं। वो तमाम सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आए हैं, कहां से आना हुआ आपका? कहां से रहती हैं आप? कहां रहती हैं? दिल्ली में। क्या नाम है आपका? रूही। बहुत गर्मी है, थोड़ी देर 5 मिनट रुकिएगा, उसके बाद चली जाइएगा। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा उमस। जी, सबसे ज्यादा बेचैन वो जो लोग हैं, मैं उनसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेता हूं। पहले तो एक नवयुवक है और एक इधर मंझे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे, तो मंझे हुए खिलाड़ी के बाद में जाते हैं। पहले वो जो नवयुवक है, एमटेक करने जा रहे हैं आप? एडमिशन हो गया, एमटेक में हो गया दाखिला? अब अभी मतलब अभी आगे प्रोसेस होगा, मतलब प्रोसेस होगा। जी, क्या नाम है आपका? सर नाम आशुतोष है सर। आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष जी। सर हम लोगों ने, सर हम बचपन से लेके 12 मतलब 20 साल तक आदमी, आज का आदमी पढ़ता रहता है सर, है ना। अब जैसे मान लो अगर उसे बीटेक की डिग्री लेनी है, तो उसे बीटेक की डिग्री लेने के लिए उसे बीटेक के इतने एग्जाम पास करने पड़ते हैं। उसे किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री चाहिए, कुछ भी, इवन 10वीं पास करनी तो उसे इतनी डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन अगर इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हिंदू या कोई भी व्यक्ति मुस्लिम पैदा होने से कैसे बन जाता है, उसके लिए उसको कुछ टेस्ट क्यों नहीं होते उसके चीज के लिए? तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर कोई इंसान अपने आप को हिंदू कहलाए, तो उसको उसके लिए ग्रंथ पढ़े जाए और उसका टेस्ट लिया जाए, उसके बाद वो हिंदू कहलाया जाए। सवाल ये है कि इंसान है या हिंदू मुसलमान हैं। तो कुल मिला के जो बातचीत के सिलसिले को हमने आगे बढ़ा दिया, और ये जो लोग यहां पे मौजूद हैं इस बात पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पे बढ़े क्योंकि आपने जिक्र हिंदू मुसलमान का छेड़ दिया, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। तमाम सारे लोग जो आज यहां मौजूद हैं, बराए मेहरबानी आप सबसे बहुत बहुत इल्तिजा है और हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया उन मसाइलों का, उन प्रतीकों का, उन बिंबों का, उन उदाहरणों का यहां पे उल्लेख ना करिएगा। अगर पानी नहीं लेके आए हैं तो कृपया उन बातों का जिक्र मत करिएगा जिनसे आग फैलती है। मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल मना कर रहा हूं कि कृपया मत करिए। सार्वजनिक जगह पे खड़े होकर शो करता हूं, तमाम सारे लोगों के हितों को ध्यान में रख के कहता हूं कि कृपया हिंदू मुसलमान मत करिए, यहां पे वो जगह नहीं है। बाकी बड़ी बड़ी दुकानें और हैं, उन दुकानों में जिक्र करिए, उनकी दुकानें चलेंगी।
लेकिन ये इस दुकान में ऐसा ही रहेगा। मैं बहुत साफ तौर से बोलता हूं कि हिंदू मुसलमान का जिक्र मत करिएगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। अरोड़ा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करूं या कुछ बोलना चाहते हैं लोग? पहले हाँ हाँ, आपसे बात करनी थी मुझे। कहां से आना हुआ आपका? गोरखपुर। गोरखपुर से बहुत बहुत स्वागत है आपका, गोरखपुर से आए हैं जी। क्या नाम हो गया साहब आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी, बोलिए। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस देश में आया और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा, 15 लाख रुपया रोज लोगों के खाते में डालने का वादा, वो कहां गए सारे वादे? किस तरीके के वादे आपने किया था? आज महिला उत्पीड़न, 400 रुपए का सिलेंडर, 1200 रुपया, महंगाई चरम सीमा पर। आखिर आप किस मुद्दे पर आए और कहां चले गए? आज हिंदू मुसलमान करके ही आप सत्ता में काबिज हैं। कृपया आप जो रोजगार, जो महिलाओं का जो है, आपने सुरक्षा की बात की थी, 15 लाख रुपया लोगों को देने की बात कही थी, उन बातों पर आप सत्ता में जी जी बिल्कुल, आप बोलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं जी। हाँ जी, पहले जो था सर 2002 में 80 रुपए दिहाड़ी कमाने के बावजूद भी 5,000 रुपए की तनख्वाह होती थी और पोस्टमैन से पैसा घर भेजते थे हम लोग, तो 80 रुपए में हम लोग पहले कितना था, 80 रुपए मिलता था और आज 15,000 रुपए सैलरी मिलती है और 15 लाख रुपए क्या आपको मुफ्त में दे देंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार काम करते हैं, पैसे नहीं बांटते हैं। पैसा बांटेंगे ना तो मोदी सरकार की भी तबादला हो जाएगी, जैसे हमारे बिहार में लालू यादव की हुई है। लालू यादव को कोई पूछता नहीं है। नीतीश कुमार दल बदलू हो चुके हैं, जिनके कारण से उनका भी पत्ता कटने वाला। पूरी विपक्ष पार्टी आज मोदी जी के खिलाफ में है, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। भारत में मोदी और यूपी में योगी। भैया क्या नाम हो गया तुम्हारा? नाम हमारा है बिहारी बाबू, घर बिहार, बेतिया जिला से है। और काम कौन करते हैं आप? काम तो हम भी पहले छोटा मोटा पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब घूमते घूमते आप लोगों के बीच में रह करके मैंने मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, क्योंकि उन्होंने किसी को देना नहीं सीखा, बस उन्होंने उजागर करना सिखाया कि आज जो पैसा हम लोग कोरियर पे देने जाते थे और पैसा छीन जाता था, आज हम लोग यूपीआई करते हैं। पैसा कितना भेजना भैया? 1500 लोग गया, क्या हुआ? पहले आप लोग देखिए कि पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। आज हमारे भारत, आज हमारे नरेंद्र मोदी हर एक देश। अरे यादव जी, कुर्ता पैजामा खरीद के आप ही देंगे? मैं शर्त है हमारी आपके ऊपर, अब कलप लगवा के देंगे इसको। हाँ, नरेंद्र मोदी आज देश के हर एक कोना में जाते हैं और नरेंद्र मोदी भारत के परचम लहरा के आते हैं। क्या कभी देखा है आपने कि नीतीश कुमार चले गए? बड़ा दर्द है। आप भी पत्रकार हैं? मैं आम आदमी, मैं हूं आज वर्तमान प्रेजेंट आम आदमी जर्नलिस्ट। मैं आम आदमी की बातें करता हूं, क्योंकि जो आम आदमी भिखारी है, बहुत निचले तबके लोग खाना मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा। बात एक दो लोगों से और जोड़ लूं। कहां से आना हुआ बाबूजी? कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार आज बहुत आया है, क्या बात है? बिहार में कहां से हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से। एक मिनट वेट करिए, यासिर जिलानी वेट कर रहे हैं। यासिर जिलानी जी, जनाब आली, एनडीए मतलब धैर्य, एनडीए मतलब आप कहते हैं, आज जो जिक्र हुआ कि एनडीए मतलब है कि साख, एनडीए मतलब है कि हमने समझौतों के साथ, हमने समझौते मतलब ये कि हमने अपने सहयोगियों को साथ लेके चलने का वादा किया। जी, विश्वास है, साथ है जी, जनमानस का भरोसा है। जनमानस पिछले 9 सालों से जो भरोसा किया है, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को अपना कर्तव्य मान के नीचे क्रियान्वित किया है, जिसकी वजह से वो साख है, वो भरोसा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देखिए, दूसरी तरफ है I.N.D.I.A। डॉट का मतलब आप समझ सकते हैं, वो इसलिए बार बार डॉट लगा दिया कि हर बार फुल स्टॉप। उनका किसी से कोई सरोकार नहीं है। एक समय के लिए मैं जोड़ी बात करता जाता हूं। जी जनाब, कांग्रेस, मैं पूरी बात लूंगा आपसे। जी, प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए, उन्होंने बोलते बोलते गड़बड़ी हो गई होगी। एनडीए का मतलब है नेशनल दगाबाज अलायंस, नेशनल धोखाबाज अलायंस और नेशनल दंगाबाज अलायंस। मैं ये मानता हूं। क्यों? दंगा जहां जहां हुआ पूरा देश देखा, कौन सी पार्टियां थी। नेशनल दगाबाज क्यों कहता हूं? भाई से भाई किसने लड़वाया, मां से बेटे को अपना दल किसने लड़वाया, भतीजे और चाचा को किसने लड़वाया, पूरा देश देख रहा है। तो घर में फूट करना और राजनीति करना, ये एनडीए का लक्षण है। एनडीए की बात यदि बस वेरी क्विक। दंगाबाज इन्होंने कहा है। असम एकॉर्ड भूल गए क्या? लाखों लोगों की हत्या असम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1983 में हुई। किसकी सरकार थी? 1984 में जब बड़ा पेड़ गिरता है
तो धरती डोलती है। किसने कहा था लाखों सिख भाइयों का नरसंहार और दंगा कराने वाली ये कांग्रेस ये दंगे की बात करेगी? भाई उन्होंने कहा तो अकाली दल के पास नहीं था, हमने उनसे ठीक ठाक एमएलए थे, हमने उनसे कहा नहीं, मांगा नहीं ना, हमने उनसे कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाइए, तो हमने तो त्याग वाली पार्टी है। देखिए एनडीए का मतलब, जो एनडीए 1998 में बनी थी 25 साल पहले, उसमें से एक मेंबर, 14 पार्टियां बनी थी, एक कोई ऐसा व्यक्ति ये बता दें, दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिसका इनके साथ संबंध रहा और वो छोड़ के इनको नहीं गए। एनडीए का मतलब आप जानते हैं, एनडीए का मतलब मजबूरी नहीं है, मजबूती है। 9 साल में एनडीए सरकार ने जो करके दिखाया है, 10 साल में 2014 से पहले आपने नहीं करके दिखाया। यूपीए आप तो मजबूरी में गठबंधन कर रहे हैं जो इंडिया का कर रहे हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अंग्रेजों के नाम की विरासत है, आप उसके नाम पर चल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, उसका मतलब है कि वो एक मजबूती का गठबंधन है। आया कहां से आए भैया? बिहार से। क्या बनाते हो? क्या बनाते हो? पकौड़ा? अच्छा ब्लॉग। आया 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 सतीश ने अभी इंडिया का फुल फॉर्म बताया है, इनको इंडिया का बता दूंगा। इंडिया का मतलब होता है इंदिरा नेहरू दामाद जी, इंक्लूसिव ऑफ एंटोनियो। और दूसरी नहीं, देखिए नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए बाजी में, किसी को व्यक्तिगत तौर से नहीं कहना चाहिए। तो इन्होंने दूसरी बात, जो नाम रखा है ना, अब गोबर को हम गुलकंद बोलेंगे ना तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। यूपीए जो है इंडिया कर लो, वही रहेगा जो पहले। गोबर को गुलकंद नहीं बना सकते आप। जी मैं आया बेटा, आया जी। देखिए एनडीए का मतलब जो अलग अलग चीजें कही गई, अरे एनडीए का मतलब जनता क्या मान रही है? एनडीए का मतलब है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एनडीए का मतलब सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, पूरी दुनिया जान चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। एनडीए का मतलब है असंवैधानिक। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के, महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्य को असंवैधानिक बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी के कार्यकाल को भी असंवैधानिक बताया, तो ये है जनता के बीच में एनडीए का मतलब। उसको चाहे लोग कितना भी महिमा मंडित कर ले, और इंडिया के बीच में डॉट लगाने वाले लोग सावधान हो जाए। आप इंडिया को इंडिया कहने के लिए कहना कीजिए, आज नहीं तो कल आपको इंडिया कहना पड़ेगा। आपको भारत सरकार को बदनाम करने के लिए इंडिया ने कभी विदेशों का सहारा नहीं लिया, विदेशों का सहारा नहीं लिया। अरे भाई बैठ जाओ जी। आया वो सब आया जी। इंडिया I.N.D, आगे नहीं जाता हूं, समझा देता हूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छी जगह खड़े हैं आप, बहुत अच्छी जगह मजे ले रहे हैं आप, हैं जी। समझा देता हूं। I फॉर इलॉजिकल, N फॉर नेचरलेस, D फॉर डिस्ट्रक्टिव, I फॉर इर्रेलीवेंट, A फॉर अलायंस। ये सच्चाई है इंडिया का। I शून्य यानी कि रसगुल्ला, D शून्य रसगुल्ला, N शून्य रसगुल्ला। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं जब आज दिल्ली के ऊपर जब ये कानून पेश किया गया, अरे ये तो चोल बेना, बहुत गलती हो गई है। मैं कहता हूं चिदम्बरम साहब ने जब अधीर रंजन जी कहा था कि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब चाहे दिल्ली को लेके संशोधन कर सकते थे, तो अधीर रंजन चौधरी जी कृपया बता दीजिए क्या चिदम्बरम साहब इलॉजिकल था क्या? आओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? ब्रजेश कुमार नाम है। अब ब्रजेश का क्या काम करते हैं? सर ब्लॉगिंग करते हैं और बीटेक कर रहे हैं बिहार में। हाय हाय, अच्छा उधर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं? जी सर। उधर बीटेक चल रहा है, उधर ब्लॉगिंग। ये सब छुट्टियों में ब्लॉग बनाने आ जाते हैं, दिल्ली वगैरह सिटी वगैरह में घूम लेते अच्छा हैं। छुट्टियों मतलब अभी छुट्टी चल रही है? ये सर अभी सेमेस्टर की एग्जाम खत्म हुआ था। कहाँ रहते, कहाँ कॉलेज कहाँ है? छपरा में। छपरा में? अच्छा ओ बाप रे बाप, अच्छा छपरा से यहाँ चले आते हो? हाँ सर। वेरी गुड। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलो। तेजस्वी भैया कहे थे कि मैं पहली बार अगर सीएम या डिप्टी सीएम बनता हूँ तो कौन कहे थे? तेजस्वी भैया जो बिहार कौन? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी संवैधानिक पद पे आऊंगा तो 70,000 वैकेंसी का बहाली करूंगा, पहला कलम वही चलेगा। लेकिन आज तक पता नहीं उनका कलम खत्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं, वैकेंसी तो नहीं आया। वैकेंसी नहीं आया, वैकेंसी नहीं आया। हाँ भाई भाई जोर से ना बोला करो ऐसे, हम घबरा जाते हैं। तेजस्वी यादव बोले थे 10 लाख वैकेंसी देंगे और वैकेंसी के नाम पर उन्होंने दिखा दिया ठेंगा। अब कोई बात नहीं, बातचीत चल रही है, तो 24 आ ही गया। रुको रुको,
सर जैसा उन्होंने बोला क्या नाम है भैया? अंशित वर्मा सर। अंशित, तुम क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ सर, मोदा का रहने वाला, गाँव खेड़े का आदमी हूँ सर। अच्छा, गांव खेड़ा के रहने वाले आदमी हो। तो यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पे पार्लियामेंट घूमने आया था। पार्लियामेंट घूम लिया? घूम लिया सर। देख लिया? कैसा लगा? एकदम बढ़िया सर। खड़े रहो, आता हूँ। बिलाल भाई जी। बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा। 10 साल के अंदर देख लीजिए किस तरीके से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया। 10 साल के अंदर महंगाई कम करने की बात करी, महंगाई आज कहां पर है? और सुन लीजिए, 10 साल के अंदर की बात करें, मणिपुर का क्या हाल कर दिया, आज हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। 10 साल में इन लोगों ने ये दिया, हिंदू मुसलमान 10 साल के अंदर कर दिया, मंदिर मस्जिद 10 साल के अंदर कर दिया, और देश में इतनी गंदी राजनीति कर दी, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम कर दिया। ये इन्होंने 10 साल में किया है। क्या वादे पूरे करें 10 साल के अंदर, बताइए भाई। आप लोग लड़ा रहे हैं, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रही है। अगर सही काम करती होती तो आज आप लोगों को यह करना नहीं पड़ता, यह नहीं जताना पड़ता कि किस तरीके से आज हम लोग काम कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? आप लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं और इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर गठबंधन से सारे लोगों को इंडिया का नाम रख दिया तो उसको अपमान बता रहे कि हिंदुस्तान। सर जैसा इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया, जहाँ मैं रहता सर वहाँ पे मुसलमान लोग जो है वो गणपति बिठाते। इतना हमारे गांव में एक प्रेम है। और जो उनने इंडिया खेड़ा गांव। हाँ, खेड़ा गांव, मोदा नाम है सर उसका, खेड़ा है। मैं जानता हूँ, खेड़ा गया हूँ भाई। हाँ। और सर उनने जो ईडी सीबीआई के बारे में बताया, कांग्रेस ने जो उनका विकास किया विधायकों का इतने पहले सालों में, 2014 के पहले, तो बीजेपी सरकार वो विकास निकाल रही है कांग्रेस का लोगों को बताने के लिए, ईडीआई सीबीआई लगा के। फिर से बोलेगा जी? मैं 38 पार्टियों की खिचड़ी क्या काम कर पाएगी जनता की? अब वो तो बताएंगे, वक्त पता चलेगा कि क्या। उस जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अरे तुम ही बोलोगे, तुम ही पूरे देश में समझदार हो, तुम ही तो बोलोगे, बाकी तो सब बेकार हैं, तुम ही बोलोगे। अरे रुको प्रियंका, मैंने एक बात बहुत वहां तो उतर के नीचे बैठो। मैंने एक बात बहुत गंभीरता मैं आ रहा हूं बेटा, मैंने बहुत गंभीरता के साथ बात कही थी। बहुत सालों से मैं शो कर रहा हूं, फुटपाथों पे करता हूं, सड़कों पे करता हूं, शहरों में करता हूं, गांव में करता हूं, बड़े दूर दूर तक शो करने जाता हूं। इसलिए करता हूं कि बात चीज को जो भी रखता हूं सामने, बहुत सामयिक दृष्टि से बहुत संतुलित होकर रखता हूं। और सवाल यह नहीं कि सच को नहीं कहना चाहिए, सच कहना चाहिए, सच जरूर कहना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो शास्त्र भी कहते हैं कि सच वही बोलना चाहिए जितना पचा सके, या जितना सत्यम ब्रुवात। वो सच है कि आप सत्य बोलें, लेकिन कैसे बोलें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नूह का आप उदाहरण देना चाहते हैं, दीजिए, मुझे आपको मना नहीं किया, लेकिन आपसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पानी जरूर रखिएगा जब छिड़क सके। जी, मैं इनको कंप्लीट कर लीजिए। वह मैं वही कह रहा हूं सर कि आप लोग अपराध को पकड़ते हैं, उसके जड़ में यही है कि जो फेक स्टोरी चलाई जा रही है नूह के पहले। हाँ, लॉ ऑर्डर का फेल्योर मैं मानता हूं। अगर मैं कह रहा हूं मणिपुर में एम बीरेन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया होता तो आज ये नूह की घटना नहीं घटती, लेकिन लोगों ने हाँ जी, सबसे ज्यादा इन्हीं से ही होता है। मैं आपसे राहुल कहना चाहता हूं, आप पत्रकार भी हैं, आप सारे हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित पेपरों में लिखते हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, मणिपुर से नूह की तुलना कैसे, मैं जानना चाहता हूं। मणिपुर से नूह की तुलना मैं जान नहीं, मैं सिरे से मैं सिरे से नूह की घटना को काटता हूं। मैं नूह पे कोई डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पानी छिड़क नहीं सकता वहां पे, तो नमक छिड़कने का मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर मैं पानी लाया हूं तो नूह में डालूं, नमक मत छिड़किए। कौन सही कौन गलत न्यायालय तय करेगा। लेट राहुल कंप्लीट। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, जो जिम्मेवार है सत्ता में सर, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियां उनको काम करना चाहिए, पुलिस को अपने ढंग से काम करना चाहिए। हाँ। वहां पे अलग अलग जगहों पे हमें वो फेल्योर नजर आ रहा है, उस संदर्भ में मैंने कहा। बिल्कुल ठीक है, तुलना मत करिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है और उसी से मैं उठाता हूं। इन्होंने कहा कि अगर मणिपुर के सीएम त्याग पत्र दे दिए होते तो नूह की घटना नहीं होती। इसी से साबित हो गया है कि ये सारा षड्यंत्र संयोजित प्रायोजित वे में करवाते हैं।
ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टूल किक के गैंग का प्रायोजित चीजें हैं जो ये पूरे मामले का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मैंने बार बार कहा था कि जो ऊपर पद पे बैठे हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये 21वीं शताब्दी का नहीं है। देखिए, नूह की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, किसी भी राज्य की घटना हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लॉ ऑर्डर राज्य का है और राज्य को उसको संभालना चाहिए। लेकिन नूह की घटना हो या बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं, किसी भी राज्य में, मैं हरियाणा की बात सिर्फ नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह, और मणिपुर की घटना में बेसिक अंतर है। 3 महीने से क्या कहीं भी इंटरनेट बंद है? कहीं भी इस देश के इतिहास में आज तक हुआ कि निर्वस्त्र करके एक सरेआम भीड़ घुमा रही हो किसी महिला को? ऐसा आज तक इस तरह। तीसरी बात, 10 सेकंड और ये चिल्लाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, क्या देश में जिस तरह का अभी चिल्लाना चिल्लावन तो मैं करता नहीं। आप 10 सेकंड दे करके अब उसके बाद बेशक मुझे कभी मत दीजिएगा बोलने को। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तथ्यात्मक बात हो। मणिपुर में लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है, वहां अराजकता है, वहां 2 समुदाय लड़ रहा है और सरकार के मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने लोग गए वहां पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या आप चाहते हैं कि फिर उस आग में, वही आप कह रहे हैं ना कि पानी डालिए आग में? तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि आपने वहां गए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ, क्या फैक्ट फाइंडिंग निकला मुझे बताइए जरा। एकदम पूरे देश में, दिल्ली में आकर के लोकसभा के पटल पर वो बात हम रखना चाहते हैं। मैं आया जी। देखिए, सारे जुगनुओं ने मिलकर फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, वो नहीं हो सकता है। और इंडिया जो नाम रखा है प्रतीक भाई, एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। मेरे गांव में जो सबसे कमजोर आदमी था वो अपना नाम रख लिया गामा पालमान। तो ये इंडिया वाले वही काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं आंख का अंधा नाम नहीं अंशुक, तो फिर बजरंग दल और बजरंग बली में समानता कैसे दिख गई थी? तब तो मुझे समानता नहीं दिख रही थी। और नहीं, आप कर्नाटक के चुनाव में ऐसे हुआ था जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंग बली का अपमान है। तो ये बातें मत कीजिए। इंडिया का नाम काफी शानदार नाम है, स्वागत करना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। कितना निर्लज हैं ये लोग, किस तरीके से अल्पज्ञानी, इनके दिमाग में कोई मामला जो है वो ये भूल जाते हैं। मणिपुर में 6-6 महीने मणिपुर जलता रहता था, बंद रहता था, सरकार इनकी थी, शर्म नहीं आती इन्हें, मतलब ये भूल जाते हैं। और जब आपने सवाल इनसे पूछा कि अधीर रंजन चौधरी जिस डेलीगेशन के हिस्सा थे और जिस डेलीगेशन में लोग वहां गए थे, हिम्मत होती तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि हम आए हैं। ये कांग्रेस छलावा कर रही है एक दूसरे को। अरे रुको, क्या बोलोगे? दीजिए ना, क्या किसके बारे में बोलेगा? अरे प्रियंका काहे रो रही है? भैया जी 24 अभी दूर है, थोड़ा दूर है, तो जी लेने दो आराम से। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वंदे मातरम। कितने भी कर लो तुम गठबंधन, हाय जनता करेगी ना समर्थन। फूल ही फूल खिलते रहेंगे अब के यहाँ। कांग्रेस के नेता भाजपा के वोटर्स को राक्षसी प्रवृत्ति का इसलिए बता गए क्योंकि ये सारे वोटर्स आधी से ज्यादा कांग्रेस को खा गए। फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। ये वो जगह है जहां से जुड़े हैं हजारों किस्से, कहानियां और दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। जिसने डेयरिंग की वो वापस आए। अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। हड़बड़ी में मैं चढ़ तो गया लेकिन हम नीचे नहीं उतर पा रहे। आधी हकीकत आधा फसाना के इस सबसे खतरनाक सफर में आज देखिए
अंधी गुफा का सुनहरा रहस्य, आधी हकीकत आधा फसाना, रात 8:57 पर। लैंडर ने 17 अगस्त को ली गई चंद्रमा की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी, जिन्हें इसरो की तरफ से जारी किया गया। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर ने ये तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई दिए। इससे पहले 15 अगस्त को भी चंद्रयान 3 ने LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भेजी थी और उन्हें भी इसरो ने शेयर किया। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को अलग करने के बाद उसे सफलतापूर्वक डी-बूस्टिंग के जरिए चंद्रमा की निचली कक्षा में ले जाया गया। डी-बूस्टिंग का मतलब अंतरिक्ष यान की रफ्तार को धीमा करना होता है। यानी मून मिशन के लिए निकला भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 आखिरी पड़ाव पार करते हुए चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया, जो भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एक रोज पहले 17 अगस्त को दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर विक्रम से अलग कर दिया गया। इस कामयाबी के बाद लैंडर विक्रम को डी-बूस्टिंग यानी रफ्तार कम करके चंद्रमा की निचली कक्षा में लाया गया, जहां से चांद की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद पर उतरने के लिए कदम बढ़ाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए मिशन चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लिया है। इसरो ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछली कोई भी गलती इस मिशन के साथ ना हो, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस मिशन में कई तरह के बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चांद पर इसका लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांक पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का धन्यवाद किया। एक रोज पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया, ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया। लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर महीनों तक धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर विक्रम चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी सतह पर उतरेगा। लैंडर में कई ऐसी मशीनें लगी हैं जो चांद पर उतरने से पहले सतह की गर्मी और भूकंप के साथ साथ कई दूसरी चीजों की जांच करेंगी। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जांच करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। रोवर इस बात की भी जानकारी जुटाएगा कि चांद की सतह पर आंधी और भूकंप कैसे आते हैं। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर विक्रम से ही संपर्क कर पाएगा। मतलब प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम को डेटा भेजेगा, जिसे वो आगे इसरो तक पहुंचाएगा। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत और कई खास तकनीकों से लैस किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने की प्रक्रिया फेल ना हो। क्योंकि सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसीलिए पिछली बार से सबक लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम में खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो।
इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम है, जो अपने साथ रोवर को ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। चंद्रयान 3 इसरो की योजना के मुताबिक चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं जब भारत चांद पर इतिहास रच देगा। इससे जुड़ा एक अहम पड़ाव 20 अगस्त को है, जब डीप बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा। इस सिलसिले में शुक्रवार को इसरो ने गुड न्यूज दी। इसरो ने जानकारी दी कि पहली डी बूस्टिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसके जरिए चंद्रयान की कक्षा घटाई गई है। इसरो अब डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे शुरू करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। यान लूना 25 से 1/3 कम खर्च में ही चांद पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जबकि रूस ने 1976 के बाद, या यूं कहें कि 47 साल बाद पहली बार चांद का रुख किया। लेकिन भारत और रूस के मून मिशन के बजट में भारी अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3800 किलोग्राम। लेकिन इसके बाद भी दोनों के मून मिशन में आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। हालांकि रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए, यानी रूस का मून मिशन भारत की तुलना में करीब 2.5 गुना से ज्यादा। और तो और चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 की तुलना में भी करीब 30% कम है। हालांकि रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के भारत के लैंडर विक्रम से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रचने से महज कुछ किलोमीटर दूर है। अब पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है, जब लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, जो चांद की सतह पर चलेगा और पूरे इलाके का परीक्षण करेगा, जिसके साथ ही भारत एक और बड़ा इतिहास बनाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से अलग है। यहाँ के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान भी -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि भारत के पहले चंद्रयान मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। भारत का पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था। चांद पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग ही इसरो की सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर सामान्य तरीके से काम कर रहा है। यही नहीं, लैंडर ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी। उन तस्वीरों को इसरो की तरफ से जारी किया गया। मतलब लैंडर विक्रम चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आशा की किरण। ट्वीट कर लिखा, चुनौतीपूर्ण वक्त में देश के तेज विकास से बेहतर भविष्य की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों से विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने की अपील की। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर लगाई गई बीजेपी के बाहरी विधायकों की ड्यूटी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात से भोपाल पहुंचे 230 विधायकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। 1 हफ्ते तक प्रवास के बाद हाईकमान को सीटों का फीडबैक देंगे सभी विधायक। अल्पसंख्यक मंत्रालय में हजारों करोड़ों का स्कॉलरशिप घोटाला। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपए का हुआ फर्जीवाड़ा। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंपी। रायपुर में आम आदमी पार्टी की बैठक में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को दी 10 गारंटी। कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार पर बोला हमला। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के घर पर पुलिस ने चस्पा किया। कुर्की का नोटिस। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है आयशा नूरी। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है आयशा। बिहार में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस का बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक
सुपौल और अररिया जेल में रची गई थी हत्या की साजिश। पुलिस ने 8 लोगों को बनाया आरोपी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। पहले से जेल में बंद 2 आरोपियों की रिमांड की तैयारी में पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी के पानी में डूबे कई गांव। पानी में फंसे एक किसान ने 2 घंटे तक पेड़ को पकड़कर की जान बचाने की कोशिश। एनडीआरएफ की टीम ने किया किसान का रेस्क्यू। ताइवान के उपराष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से भड़का चीन। ताइवान को चेतावनी देने के लिए समंदर में शुरू किया सैन्य अभ्यास। मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन की एयरफोर्स और नेवी शामिल। सामान्य रूप से काम कर रहा है बल्कि सही तरीके से चांद की तरफ बढ़ रहा है। सबूत के तौर पर लैंडर ने 17 अगस्त को ली गई चंद्रमा की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी, जिन्हें इसरो की तरफ से जारी किया गया। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर ने ये तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई दिए। इससे पहले 15 अगस्त को भी चंद्रयान 3 ने LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भेजी थी और उन्हें भी इसरो ने शेयर किया। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को अलग करने के बाद उसे सफलतापूर्वक डी-बूस्टिंग के जरिए चंद्रमा की निचली कक्षा में ले जाया गया। डी-बूस्टिंग का मतलब अंतरिक्ष यान की रफ्तार को धीमा करना होता है। यानी मून मिशन के लिए निकला भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 आखिरी पड़ाव पार करते हुए चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया, जो भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एक रोज पहले 17 अगस्त को दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर विक्रम से अलग कर दिया गया। इस कामयाबी के बाद लैंडर विक्रम को डी-बूस्टिंग यानी रफ्तार कम करके चंद्रमा की निचली कक्षा में लाया गया, जहां से चांद की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद पर उतरने के लिए कदम बढ़ाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए मिशन चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लिया है। इसरो ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछली कोई भी गलती इस मिशन के साथ ना हो, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस मिशन में कई तरह के बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चांद पर इसका लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांक पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का धन्यवाद किया। एक रोज पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया, ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया। लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर महीनों तक धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर विक्रम चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी सतह पर उतरेगा। लैंडर में कई ऐसी मशीनें लगी हैं जो चांद पर उतरने से पहले सतह की गर्मी और भूकंप के साथ साथ कई दूसरी चीजों की जांच करेंगी। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जांच करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। रोवर इस बात की भी जानकारी जुटाएगा कि चांद की सतह पर आंधी और भूकंप कैसे आते हैं। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर विक्रम से ही संपर्क कर पाएगा। मतलब प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम को डेटा भेजेगा, जिसे वो आगे इसरो तक पहुंचाएगा। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत
और कई खास तकनीकों से लैस किया गया है ताकि किसी भी सूरत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने की प्रक्रिया फेल ना हो। क्योंकि सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, इसलिए पिछली बार से सबक लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम में खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम है, जो अपने साथ रोवर को ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद यह ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। चंद्रयान 3 इसरो की योजना के मुताबिक चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं जब भारत चांद पर इतिहास रच देगा। इससे जुड़ा एक अहम पड़ाव 20 अगस्त को है, जब डीप बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा। इस सिलसिले में शुक्रवार को इसरो ने गुड न्यूज दी। इसरो ने जानकारी दी कि पहली डी बूस्टिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसके जरिए चंद्रयान की कक्षा घटाई गई है। इसरो अब डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे शुरू करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। यान लूना 25 से 1/3 कम खर्च में ही चांद पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जबकि रूस ने 1976 के बाद, या यूं कहें कि 47 साल बाद पहली बार चांद का रुख किया। लेकिन भारत और रूस के मून मिशन के बजट में भारी अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3800 किलोग्राम है। लेकिन इसके बाद भी दोनों के मून मिशन में आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। हालांकि रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए है। यानी रूस का मून मिशन भारत की तुलना में करीब 2.5 गुना से ज्यादा। और तो और चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 की तुलना में भी करीब 30% कम है। हालांकि रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के भारत के लैंडर विक्रम से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रचने से महज कुछ किलोमीटर दूर है। अब पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है, जब लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, जो चांद की सतह पर चलेगा और पूरे इलाके का परीक्षण करेगा, जिसके साथ ही भारत एक और बड़ा इतिहास बनाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से अलग है। यहाँ के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान भी -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि भारत के पहले चंद्रयान मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। भारत का पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था। चांद पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग ही इसरो की सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर सामान्य तरीके से
फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो बिखरे हुए थे एक बार फिर से आ गए, अपनी जगह पहुंच गए हैं, सब अपने अपने शो से कहीं से निपटाप के। बहुत बहुत स्वागत है। ये शो ही ऐसा है, आप कहीं भी रहें दिल तो आपका मेरे ही पास रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लौट के आ गए, बहुत बहुत स्वागत है सबका। बहुत दूर से लोग कुछ आज नए भी आए हैं। एक दो चीजें पूछ के सीधे शो पे लौटता हूं। अरोड़ा जी आपकी इजाजत है? कहां से आना हुआ सर आपका? रोहिणी सेक्टर 24 से। रोहिणी सेक्टर 24 से, दिल्ली से। जी भाई साहब कहां से आए? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कहां से? मैं बांका जिला भागलपुर के आसपास। क्या बात है, बिल्कुल एकदम झारखंड के बिल्कुल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी बोलिए। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं, एनडीए को क्यों बदनाम करते हैं, या यूपीए जो भी हो, एनडीए को नेशनल डिफेंस एसोसिएशन क्यों नहीं कह सकते हैं? अरे भाई ये कैसे कह दे कि प्रतीक को बाबा जी क्यों नहीं कह सकते? बाबा जी को प्रतीक, अरे बाबा जी हैं और प्रतीक जी हैं। अरे भाई आप देखो, रुक जाओ, बांका का तर्क बहुत जबरदस्त था। अब रुको भाई, कहाँ से आना हुआ सर? मैं रांची से हूँ सर। रांची से हैं, क्या नाम हो गया साहब? संजय कुमार सर। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं पहली बार आपका शो देखने आया हूँ सर, और मैं ऑफिस से निकलते ही मिसेज से कहता हूँ भैया जी शो आने वाला है, खोल के रखो, मैं आ रहा हूँ। तो आज यहाँ जब आप आए तो निराशा हुई होगी, बड़े बड़े महारथियों को देख के आपको तो निराशा ही होगी। कितना हल्ला मचाते हो? तुमको रोज रांची से देखने चला आ रहा है आदमी, और तुम इतना हल्ला मचाते हो? हल्ला नहीं सर, जो सच्चाई है वो आज खाओ कसम, पकड़ो कान की, हाथ से हल्ला नहीं मचाएंगे। हाथ से हल्ला नहीं मचाएंगे। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे चिकने चुपड़े में पानी पड़े वो फिसल गया। अभी थोड़ी देर में चिल्लाओगे। नहीं सर, बोलूंगा नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलूंगा ही। तो चिल्ला क्यों बोलते हो? धीरे से बोलो। अभी धीरे से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बढ़ के। अभी जैसे इन्होंने कहा था एनडीए के बारे में और मणिपुर के बारे में, आपको पता है जब देश में प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय मणिपुर में उन्होंने एक पादरी को जो अपना सलाहकार बनाया, जो एक्स पादरी था, उस समय 1921 में उस समय वहां के जितने भी ये ईसाई समुदाय के लोग थे 4% थे। उस 2011 में कितने हो गए? 44%। ये धर्मांतरण का जितना ज्यादा केस मणिपुर में चला हुआ है, उस पर राम मनोहर लोहिया जी ने पंडित नेहरू को फटकार लगाई थी, और ये सारी पार्टियां जाती है। आप पहले अपनी कमी को देखिए। दूसरी बात, एनडीए की बात करते हो आप। देखो भाई हाँ जी, कैसी उच्ची बोल बड़े, भी तो सॉरी बोले तो नहीं बोलूंगा। हाँ तो यही तो है, तब भूल जाते हैं। मैं आया महाराज जी। सर कुछ कहिए। सर मेरा ये कहना था कि जितने मैं प्रवक्ता लोगों का सुनता हूँ सर, ये गांव में बड़ा मैसेज ठीक नहीं जाता है। मैसेज ठीक नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, आपका प्रोग्राम बड़ा फेमस है, लेकिन भैया लोग कभी बोलते हैं, माननीय हमारे जितने नेता लोग हैं, कभी बोलते हैं टमाटर इतना महंगा है, कभी बोलते हैं कि मणिपुर पर चर्चा करनी है। सार्थक यदि बहस करना है संसद में, तो गाँव के लोग भी जानते हैं कि क्या सार्थक बहस होना है। आप लोग जितना भी करिए, लेकिन गांव का लोगों का मन है कि किसको वोट देना है, क्या करना है। पहले से तय हो। रुकिए भाई, अब काम की बात करने दीजिए। बड़ा ऑपरेटिव पोर्शन आ गया, सारी माथापच्ची। 24 का तय हो गया अभी से? तय है सर। गांव के हम लोग कोल माइंस में मैं हूं सर, गांव के लोगों से मुलाकात होता रहता है। लोग यही कहते हैं कि सार्थक बहस नहीं हो रही है। अच्छा आज अच्छा टमाटर पे लोग बहस चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई यहाँ है वो नहीं लोग बोला जाता है यहाँ से। कहीं टमाटर 20 रुपया है, कहीं 50 रुपया है, कहीं 100 रुपया भी होगा, लेकिन लोग जानते हैं कि सीजनल खेती है। इस समय बाढ़ आई हुई, कहीं बारिश है, सारे थान बह गए खेत के। तो हकीकत तो ये है कि टमाटर से कहते कहते बात कहाँ तक चली जाती है, और मुस्कुराहट में सारी कहानी समझ में आ जाती है। सारी कहानी मैं तो लगाए हुए था माइक देखे, भैया कहाँ तक जाते हैं, और उन्होंने टमाटर के बहाने पूरा चित्रण खींच दिया 24 का। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? हम तो दिल्ली से है। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले खास? मैं बिहार से हूँ। तो मुझे पता चल गया था आप यहाँ दिल्ली के खास रहने वाले नहीं है।
तो बिहार में कहां से? मैं हाजीपुर से हूँ। हाजीपुर से। वाह, केला दुनिया में मशहूर है हाजीपुर का। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। तो बिहार में क्या होगा इस बार? अब देखिए क्या होता है। हाँ, इतनी जल्दी पत्ते नहीं खुलते हैं। जी, मैं आया, पांडे जी से पूछ लें एक बार। जी बोलिए पांडे जी। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछते हैं। बहुत शर्मनाक घटना है, मणिपुर की भी और हरियाणा की भी। हरियाणा में जो घटना घटित हुई है, 2 मंत्री हैं, एक राव इंद्रजीत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है। दूसरा मंत्री गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज जी कहते हैं बहुत बड़ी साजिश है जी। पहले खुद को क्लियर कर ले, फिर विपक्ष पर सवाल करने का प्रयास। बिल्कुल, ये तो बात सही है, लेकिन एक सवाल यह भी बनता है, वीडियो के साया होने में, पांडे जी वीडियो कब हुआ, घटना कब हुई और कब छाया हुई? छाया मतलब वो कब प्रकाशित हुई? उजागर, बहुत अच्छा शब्द है, उजागर कब हुई? थैंक यू पत्रकार भाई। उजागर कब हुई, कब घटना है, कब उजागर हो रही है, रिपोर्ट कब दर्ज हो रही है, कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? सीबीआई ने 7 एफआईआर की है, शायद 6 थी, एक और हो गई एफआईआर। 7 एफआईआर हुई हैं और बिल्कुल, और निश्चित तौर से ऑफकोर्स, और बड़े बड़े चीजें निकल के आनी चाहिए, और बहस हो तो हम तो चाहते कि पार्लियामेंट में बहस और वो चीजें निकल के सामने आए, कांग्रेस एंड बीजेपी। प्रतीक जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं ये उल्टा प्रश्न आपके माध्यम से इस देश के मीडिया वर्ग से कर रहा हूं, जो सुबह से शाम तक सीमा हैदर चलाता है। उसे ये नहीं पता कि मणिपुर हमारा ही देश का राज्य है, हमारे ही देश के राज्य में महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार अन्याय हो रहा है, और इतने दिनों के बाद उजागर क्यों हुआ, इस पर भी प्रश्न। अरे भाई देखो, सीमा का तो मामला ये है कि मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, यहां आ गई। सीमा का तो ये मामला, वो पगला गए तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं बात आपकी ये बात कहता हूं, लेकिन आपको तो उठाना चाहिए था कि आज मुंह तड़के उठ के राहुल गांधी सब्जी मंडी चले गए थे, ये तो आपने नहीं उठाया। आपको बोलना चाहिए था, यह बात कहनी चाहिए थी, ऑफकोर्स कहनी चाहिए। भाई मैं आ रहा हूं। जी दत्ता जी। इसे कहता है व्हाइट वॉशिंग। ये मणिपुर पे गए, नू पे चले गए, बंगाल इनको दिखाई नहीं दिया, राजस्थान दिखाई नहीं दिया, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं दिया, बिहार नहीं दिखाई दिया। अरे बंगाल में महिला नहीं, एक तरह से उसका व्रत हरण होता है, वो महिला नहीं है। दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है राजस्थान में, वो महिला नहीं है। मैं कहता हूं इन लोगों की सद्बुद्धि के लिए, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपे नमस्तिता, नमस्तस्मै 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 नमो। नहीं, कोई मंत्र नहीं पड़ेगा, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना बाबू जी? अरे रुकिए, ब्राह्मण देवता चुप रहिए। महाराज कहां से आना हुआ? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। अरे गंगा जी के तीर से आ गए। जय हो प्रभु जी, कैसे सब ठीक है? सब ठीक है। जैसे ही उन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा, मेरी निगाह आपकी तरफ गई। मैंने कहा इससे अच्छा। एक पटाक्षेप करने आया हूं दिल्ली। मैंने 14 में, मेरा नाम है पंडित विजय मिश्र गोली नेता। पंडित विजय मिश्र गोली नेता? नहीं रुकिए, मैं 3 बार पूछता हूँ नाम किसी से। पंडित विजय मिश्र गोली नेता। ये गोली नेता क्यों रखा हमने? हम बता रहे हैं, हिंदू पूरी बात में राजकवि हूँ अटल जी का। मैं राजनाथ का हनुमान, इसलिए 24 में भी नहीं है कोई जीत में व्यवधान। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने कहा था कि 14 में दिल्ली, यूपी में 17, नहीं है कोई नरेंद्र मोदी से देश को खतरा, और फिर मैंने कहा देश प्रदेश को मेरी एडवाइस, मोदी का 19, योगी का 22, और फिर मैं कह रहा हूं 24 के लिए कि देश हमारा बनेगा महाशक्ति और कोई से रोक नहीं सकता। 400 की सीटें, और जो 50 साल का आदमी है वो कांग्रेस के साथ नहीं देख पाएगा। कांग्रेस का शासन वो नहीं देख पाएगा जो 50 साल का है। और मैंने कहा सपा बसपा का विसर्जन, ये नहीं जीतेंगे 1 दर्जन। जितना मैंने कहा, मवेशी की पहचान है कांग्रेसी की नहीं, मवेशी की पहचान है कांग्रेसी की नहीं। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कांग्रेस चालीसा सुना दूंगा, सुनना चाहते हैं? अरे नहीं महाराज, अगर कोई और दुकान होती मेरे अलावा तो चालीसा जरूर सुनता आपसे। लेकिन महाराज मैं बताऊं, जैसे ही आपने कहा कि कांग्रेस, चालीसा हमारे लिए सिर्फ हनुमान की है, दुर्गा की है,
और हमारे जो राम है उनकी हो सकती है, बाकी ये जो परपंच है उसकी चालीसा नहीं हो सकती है। सूत्रधार जो पत्रकार बने हैं, क्या ये भूल गए? ये मेरी कविता अखबार को मैं बताता हूँ, जो अखबार आता है प्रतिदिन, अखबार में सुना रहा हूँ कि समाचार का पहला पन्ना, अनशन पे बैठे हजारे अन्ना, और खोला दूसर पेज, सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां अंडर एज, और खोले पृष्ठ जब ही हम 3, मूड मुड़ाए शीर्षक बैठ के धरना दीन, और खोला पृष्ठ जब ही हम 4, हत्या चोरी बलात्कार दैनिक समाचार, और खोला पन्ना 5, मर गए महंगू लौटा रहे देख नौटंकी नाच, और लूट छिनैती फिक, खोला पन्ना 6, अब पढ़ने के हुआ अच्छी बात, संपादकीय पन्ना 7, और जैसे पढ़त लिखत की कुंजी गाइड, वैसे 8वां पन्ना क्लासिफाइड, समाचार का मूल मंत्र ले लो लिंग वर्धक यंत्र, इसको कोई नहीं रोक रहा है। अब इसके बाद सारे पत्रकारों को इतना पानी लेना चाहिए? महाराज आपका स्वागत है, आपके वस्त्रों का स्वागत है। मेरे दूसरे महाराज सुनिए, महाराज बस थैंक यू सो मच महाराज। नो जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अभी टमाटर की बात हो रही थी कि महंगाई पर भी चर्चा होना चाहिए। जहांगीरपुर भाई आ रहे, रुको, आ रहे आपसे भी ले लो, पूछ लूंगा मैं। हाँ। जहांगीरपुरी का एक गरीब सब्जी विक्रेता आजादपुर मंडी जाता है कि सब्जी बेचेंगे, उससे अपने घर चलाएंगे। वहां जाकर के टमाटर भी महंगा। जब उससे पूछा गया कि और सब्जी ले लेते, तो कहता है कि सभी महंगी है, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं होता है। और ये कह करके वो रोने लगता है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तीसरी अर्थव्यवस्था। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल, एक काम करते हैं कि सरकार बदल देते हैं और आपके मुताबिक प्रधानमंत्री बना देते हैं, और फिर मैं आपसे पूछते हैं टमाटर का आप क्या करेंगे? बताइए, टमाटर कहां से लाएंगे आप? स्थायी समाधान पे जाइए, स्थायी समाधान पर व्यवस्था। अगर आप अभी कह रहे थे ना स्थायी समाधान, टमाटर केवल टमाटर का बता रहे ना, पैदा नहीं हो रहा। क्या हर सब्जी खत्म हो गई? क्या हर सब्जी महंगी हो गई? उसने क्या कहा? सारी सब्जियां महंगी। तीसरी अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पीटते रहिए। सर एक चीज बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, किसी का दुख दर्द साझा करना चाहिए, बिल्कुल साझा करना चाहिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके पास सल्यूशन अगर हो तो मुझे दीजिए। खामखा किसी के आंसू को बेचने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, एक चीज आपको बड़ी स्पष्ट बता दूं, अभी मणिपुर की बहुत चर्चा हुई, 150 हत्याएं हुई, और 1973 में 750 हत्याएं हुई, और 5 बरस के बाद मणिपुर कंट्रोल में आया। उस समय क्यों नहीं आपने बताया इस बात को? आज 150 हत्याएं हुई है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया है, तो क्यों आप हंगामा मचा रहे हैं? क्यों? तब से मणिपुर की बात हो रही है। मैं 2 वाक्य सिर्फ कहूंगी। अमित शाह जी जब गए थे तो वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। 400 हथियार परिवार में जो उन्होंने रखे थे वो सबमिट करवाए गए थे। पहली बात, आप मणिपुर की जो समस्या है वो देन किसकी है? 1949 में जब मणिपुर विलय हुआ था तो मैती समुदाय जो था, आज अभी बस इतना, कल आपसे शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।